7th क्लास, सब्जेक्ट सोशल हिस्ट्री, चैप्टर 2, मुग़ल पीरियड, मतलब मुग़ल शासनकाल। जब हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की जो विकास हुआ उसकी एक रूपरेखा देखते हैं, तो तैमूर ने जब दिल्ली पे हमला किया तो दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गया था। और वो बदायूं जो लेखक है बदायूं, उनके अनुसार पूरा शहर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। और यह पूरे 2 महीने तक दिल्ली में एक भी ऐसा पक्षी नहीं बचा था, मतलब एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी, या ये कह सकते हैं कि इतना खंडर हो चुका था कि वहाँ पे 2 महीने तक एक पक्षी ने भी अपना पर नहीं मारा था। और जो कि 1412 में अंतिम जो मुग़ल शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो निधन हुआ और उसके साथ ही तुगलक वंश बंद हो गया था। और भारत के कई छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए थे, जिसमें सैयद राजवंश और लोधी वंश दोनों ने तुगलक वंश को पराजित किया था। क्योंकि मुग़ल वंश बहुत लंबे, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, और क्या बोलते हैं, गुलाम वंश है, बहुत सारे, मतलब ऐसे जो अकबरों का वंश है, बाबरों का वंश है, तैमूर का वंश। तो ये बहुत सारे मुग़ल हिस्ट्री में हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें मुग़ल वंश जो कि भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था, और मुग़ल वंश का शासन बहुत लंबे समय तक चला था। तो उनके जो नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो निधन हुआ था उसके साथ ही तुगलक वंश ख़त्म होने लगा। तो भारत जो छोटे छोटे राज्यों में उत्पन्न हो गया था, जिसमें सैयद राजवंश और लोधी वंश दोनों ने तुगलक वंश को परास्त किया था। इब्राहिम लोधी एक महत्वाकांक्षी शासक था, या खुद ही अपने आप में रहने वाला शासक था। और दौलत खान लोधी जो अफगान के राजा बाबर को भारत पर हमला कर, जो दौलत खान लोधी जो था अफगानिस्तान का राजा था, और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इब्राहिम लोधी को यहाँ से भगाने के लिए, कि इब्राहिम लोधी भारत का एक एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी राजा था, तो उसको हटाने के लिए बाबर कुछ समय से हिंदुस्तान पर हमला करने की महत्वाकांक्षा का अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, या उसको हमला करने के लिए वो काफ़ी समय ले रहा था, उसकी महत्वाकांक्षा का पोषण कर रहा था, कि कह सकते हैं कि उन्होंने तुरंत निर्णय का जवाब दिया। और उन्होंने 1519 से लेकर 1526 के बीच भारत के खिलाफ जो 5वां अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि शुरुआत में खुद को सीमा के क्षेत्र पर, मतलब हर देश की सीमा के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया था, बाकी भारत के अंदर नहीं आए थे। तो 1519 में बाबर ने भारत के खिलाफ पहला अभियान नेतृत्व किया, और बील और बिजनौर दो राज्य थे, जहां पर उन्होंने झेलम नदी के किनारे उन राज्यों को लाकर खड़ा कर दिया था। और बाबर ने अपने पुत्र दिलावर खान द्वारा, जो दौलत खान लोधी था, वो उसको उस पर दूतावास पर उसको कब्जा कर लिया था। और 1525 में और अंतिम अभियान के दौरान बाबर ने दौलत खान लोधी को हराया, और उन्होंने पंजाब को दिल्ली के शासक जो इब्राहिम लोधी था, पंजाब को जीत लिया था। उसके बाद दिल्ली का जो शासक इब्राहिम लोधी था, उसके साथ एक लड़ाई हुई जिसमें वो हार गए, और बाबर अब दिल्ली की ओर बढ़ने लगा था। उसके साथ साथ पानीपत जो शहर का संपर्क किया। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में दिल्ली के पास दोनों जो सेनाएं मिली, तो इब्राहिम लोधी अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मारा गया। और बाबर ने का जो निर्णायक युद्ध बहुत अच्छी तरीके से, जो पानीपत का युद्ध कहा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया। तो बाबर एक पानीपत का जो युद्ध था वो पहला विज्ञापन युद्ध बना, मतलब लोगों को याद है कि हाँ, पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था। और भारतीय इतिहास में ये लड़ाइयाँ मुग़ल साम्राज्य की नींव को रखती है, कि बाबर ने सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। पहले लोधी वंश खत्म, तुगलक वंश खत्म हुआ, उसके बाद लोधी वंश खत्म हुआ, उसके बाद मुग़ल वंश का शासन आ गया था। तो मुग़ल साम्राज्य की नींव तैमूर के वंशज बाबर ने पहला अपना, तैमूर के वंशज थे बाबर, उन्होंने रखा था। लगभग 200 साल तक देश पर उन्हें 6 प्रसिद्ध सम्राटों ने शासन किया, जिसमें महान
मुग़ल कहा जाता है। और जैसे अकबर, हुमायूं के पुत्र, बाबर के पोते का जो शहर था, जिसे वो मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक मानते थे। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक बड़ा और अकबर ने इस शासन को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उसके निधन के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने उनकी विस्तार नीतियाँ जारी रखी, परंतु औरंगजेब के निधन के बाद जब बहादुर शाह जफर आए थे, यह मुग़ल साम्राज्य बहुत तेज़ी से नीचे चला गया या गिरावट आ गई। और मुग़ल वंश का अंतिम 13 जो बादशाह था, जिन्होंने सामूहिक रूप से मुग़ल सम्राट या उसके बाद उनका निधन हो गया था। और जो बहादुर शाह जफर था, मुग़ल सम्राट का सबसे कमज़ोर शासक था, और वे जिनका नेतृत्व तो 18वीं सदी में उनका उत्तराधिकारी, उनका राज्य सिकुड़ता चला गया। और ऐसा मतलब ये कहा जाता है कि आखिरी मुग़ल जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसके बाद उनका पुत्र आया बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1858 में ब्रिटिश शासन के द्वारा उनने वहाँ से उनको हटा दिया। और इस प्रकार वो मुग़ल वंशों का भी, क्योंकि उस टाइम 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का आक्रमण हो चुका था और धीरे धीरे मुग़ल शासक सिकुड़ता चला गया और वहाँ से उनका अस्तित्व ख़त्म होता चला गया। तो मुग़ल इतिहास के जो स्रोत हैं, सभी जो सम्राट शासन काल को कवर करते हैं। सोर्स ऑफ द मुग़ल हिस्ट्री, तो मुग़ल जो साम्राज्य है उसके स्रोत है, जहाँ पे सम्राटों के जो शासनकाल है जो उनको कवर करते हैं। तो ऐतिहासिक कार्य हैं, वहाँ की अच्छी अच्छी जो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, अधिकतम फ़ारसी में लिपिबद्ध है या फ़ारसी लिपि में है। और बाबर की आत्मकथा तुकज बाबरी या बाबरनामा में उनकी ये स्क्रिप्ट या उनकी लिखाई देखते हैं, जो कि तुर्की में लिखी थी। जहांगीर ने उनकी आत्मकथा तुकज जहांगीर में लिखी। हुमायूं के शासनकाल में के बारे में जानकारी के लिए उनकी बहन गुलबदन बेगम और तारीख़ हुमायूं द्वारा लिखा गया था। उनकी बहन ने लिखी थी तुके जहांगीर, जो हुमायूं ने आत्मकथा के बारे में उनकी बहन ने लिखी थी। और हुमायूं नमः, जो हुमायूं का एक पुराना नौकर था, तारीख़ हुमायूं द्वारा लिखा गया था। अकबर एक वफादार सेवक अब्दुल फजल ने अकबर नाम अकबरी में और रुखत अब्दुल फजल को स्क्रिप्ट की। ये काम अकबर के शासनकाल के इतिहासकार पर बहुत ही प्रकाश डालते हैं। और अब्दुल अहमद लाहौरी शाह ने जहाँ के समय उत्तराधिकारी या इतिहासकार पद्म शाह के नाम के बारे में जो बाबर के बाबरनामा में देखने को या उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास में हम देखने औरंगजेब के शासनकाल में इतिहास के लिए हमारे पास अंतिम शैली के रूप में मेरी से आलमगीरी, जिनके दरबार में संक्रांत इतिहास का जो मोहम्मद शाकिर मुस्तैद खान ने लिखा था। उसके अलावा इतिहास के कई अन्य लेखक हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उन्होंने स्वयं अपने प्रयासों से उत्पन्न किए थे। मिसाल के तौर पर अब्दुल कादिर बदायूं ने अपने उन्मुक्त या तवारीख जो लिपि थी उसमें अकबर के प्रशासन काल के वो स्पष्ट रूप से या उसके महत्व को विस्तृत वर्णन दिया है। औरंगजेब के समय सुजान राय ने अपनी खुलासेट उल तवारखी लिखी। यूरोपीय यात्री जो साहसी व्यापारी थे, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आए थे, उन्होंने अपने विचारों को देखा और सुना। तो मिसाल के तौर पर कहा सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में भारत में आए फ्रांसीसी चिकित्सक विनय ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत के दिलचस्पी दिखाई और वहाँ का वृत्तांत छोड़ दिया था। और मुगल काल के इतिहास के स्रोत भारतीय इतिहास में पहले के समय की तुलना में सटीक थे और बहुत बड़े थे और बड़ी संख्या में ये साथ में थे।
तो भारत का इतिहास मुगल काल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकसित है। और उसके बाद में देखा जाए तो ये बाबर का अटैक, बाबर के बयान से देखा जाए तो बाबर का अटैक तो 15वीं शताब्दी में बाबर ने हमले किए और भारत में जो राजनीतिक अराजकता फैली थी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, जब तुगलक वंश खत्म हुआ था छोटे छोटे साम्राज्य में तो उन्होंने छोटे छोटे साम्राज्य को बाबर ने अटैक करके उनको एक बड़ा विस्तृत राज्य के रूप में स्थापित किया था और दिल्ली में अपनी सल्तनत संभाली थी और दिल्ली की सल्तनत अपने पतन की ओर बिखर रही थी। तो सुल्तान इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन शासक था और कमज़ोर शासक था, इसलिए बाबर ने उस पर आसानी से कब्जा कर लिया था और अफगान के जो रईसों को कुचलने या विफल करने में वो सक्षम रहा। पंजाब के राज्यपाल दौलत खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्योंकि सभी जो छोटे छोटे राज्य बढ़ गए थे तो दिल्ली के सुल्तान, परंतु वो दिल्ली के इब्राहिम के जो चाचा थे आलम खान, वो दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते थे और आलम खान और दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश रची थी। दोनों ने आपस में, क्योंकि इब्राहिम लोदी को मारने में उन दोनों का ही हाथ था, तो मेवा और लोधी साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आलम खान और दौलत खान, इन्होंने साजिश रची थी। उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और इसके बाद जो बाबर ने हमला किया था भारत पर, तो वहाँ पर मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा भी अफगान रईसों को शामिल हो गए थे। उन्होंने बाबर को भारत पे हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। तो बाबर जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर उमर शेख जो तैमूर का पोता था, उसका बेटे का जन्म हुआ फरवरी 1483 में हुआ था और वो 18 साल की उम्र में ही बाबर अपने पिता के निधन के बाद राजा बन गया और कब्जे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उन्होंने बड़ी मेहनत करी। हालांकि जल्दी वो फरगाना को अपने दुश्मनों से हार गए थे, लेकिन वो काबुल पर कब्जा करने में सफल हो गए और बाबर ने 3 प्रयास किए उन्होंने लेकिन वो समरकंद को जीतने के बाद बाबर ने 3 प्रयास किए थे। उसके बाद उन्होंने भारत में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया और भारत की स्थिति में ये योजना बनाई कि सबसे पहले उनको पानीपत से लड़ाई करनी पड़ी बाबर इब्राहिम लोदी के साथ बाबर को, और जो 1126 में से लेके 1126 में हुई थी, जो 12,000 सैनिक और लगभग 700 बंदूकों की सेना के साथ पानीपत के मैदान में लड़ा था और उसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा था, लेकिन इब्राहिम लोदी सेना को पूरी तरह से भाग चुकी थी और मतलब वो हार चुका था इब्राहिम, और सुल्तान ने अपने 15,000 आदमियों के साथ इस मैदान में उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो सबसे पहले बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंड वाला बैटल ऑफ द खानवा, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का इतना वीडियो कंप्लीट होता है 7th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2।